हमारे घर में औरतों को बोलने का हक नहीं होता, ये मुझे स्टेटमेंट पहले ही बता दी गई। एक दिन बहुत कलेश हुआ घर में, मेरे सास ससुर ने हम लोगों को घर से निकाल दिया। उसको मेरे पीछे से ये बोला जाता था जब वो बड़ा हो रहा था कि तेरी माँ में कोई अकल नहीं है, तेरी माँ जो है किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ अपनी नौकरी करती है और तेरा कोई ख्याल नहीं रखती, मैं ही हूँ तेरा सब कुछ और तू ही मेरा बेटा है। एक फेयरलेस वुमन पैदा नहीं होती है, वो बनाई जाती है, दुखों से, तकलीफों से, वायलेंस से, स्ट्रगल से। नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र कौर और मेरी कोई जर्नी कोई फेरी टेल की जर्नी नहीं है। मैं एक तूफान से लेकर एक फीनिक्स बनी, वो उस राख से पुनर्जन्म की कहानी है जिस कहानी को मैं आज आपके सामने सुनाना चाहती हूँ। तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी चली ठीक 25 साल तक, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। शादी का रिश्ता फिक्स हुआ न्यूज़पेपर के थ्रू, तो बड़ी ही जल्दबाजी में सब कुछ हुआ कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी, मुझे बीच में छोड़नी पड़ी। शादी के 8 दिन पहले तक ठीक-ठाक लग रहा था कि समहाउ एक नॉर्मल मैरिड लाइफ की तरह एक ज़िंदगी मैं भी जीऊँगी जैसे एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी होती है। बट ठीक 8 दिन पहले जब लहंगा सिलकर आता है शादी का और उसका चोली जो होती है एक नॉर्मल चोली की तरह है, तो मेरे फियांसी ने बोला कि ये तो बहुत छोटा है और हमारे घर में तो ये सब चलता नहीं है। तो मुझे शॉक लगा कि ये किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके का इनका नेचर है या क्या ये कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज तक तो ये चीज़ें कभी हमारे घर में बात ही नहीं हुई इस चीज़ की। तब तक शादी के कार्ड्स बँट चुके थे और रिश्तेदारों को सबको पता चल चुका था। डाउट मन में आ गया था कि शायद ये स्टीरियोटाइप मेंटालिटी तो नहीं है, शायद ये ऑर्थोडॉक्स तो नहीं है, शायद ये कंप्लीटली मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा भूचाल या तूफ़ान तो नहीं आने वाला है। तो वो डर एक मन में था, वो डर बढ़ता जा रहा था। शादी भी नज़दीक आती जा रही थी। शादी हुई, रिसेप्शन के बाद घर के अंदर जो माहौल, जो एक तनाव, एक टेंशन और घर के अंदर लड़ाइयाँ जो मैंने अपने घर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में मैंने अपने पेरेंट्स के घर कभी ज़िंदगी में ना सुनी थी, ना देखी थी। बहुत ही अच्छे माहौल से मैं आई थी। वहाँ मैं जाकर ऐसा लगा मुझे कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कि अब ये ज़िंदगी शायद मैं आगे चला नहीं पाऊँगी। तो अ, धीरे-धीरे शादी के दिन बढ़ते गए, मुझसे सारे काम करवाए गए। डे 1 से मुझे किचन में भेजा गया कि अब खाना वगैरह तुम ही बनाओगी, कपड़े धोना, ये सब काम, जो कि शायद एक नौकरानी कर सकती थी और नौकरानी उन्होंने रखी नहीं हुई थी। और मैं एक प्रोफ़ेशनल कॉर्पोरेट वुमन हूँ, जो कि नौकरी भी कर रही थी, साथ-साथ घर का काम भी और साथ-साथ ये माहौल के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि शायद समाज में ऐसा ही होता है। तो पेरेंट्स ने भी यही सिखाया कि हमें समाज के हिसाब से चलना है। तो इसी तरीके से मैं अपना दिन बिताती गई, अपने आप को एडजस्ट करती गई कि शादी के बाद औरत की जो है अर्थी वो उसके घर से, उसके मायके से नहीं, उसके ससुराल से ही उठती है। तो इसी तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे चलती गई। पर वो वायलेंस, वो अब्यूज़, वो मैंने जो कभी ज़िंदगी में सुना नहीं था, वो मेंटल टॉर्चर कि एक फीमेल हूँ कि वहाँ पे बोलने का ही हक नहीं है, किसी औरत को बोलने का हक ही नहीं है, कि यहाँ पे हमारे घर में औरतों को बोलने का हक नहीं होता। ये मुझे स्टेटमेंट पहले ही बता दी गई, मेरे ससुर ने, मेरी सास ने, कि दब के रहना पड़ता है और यही तेरी ज़िंदगी है। तो मुझे आँखें दिखाई जाती थी, मुझे गुस्से में बोला जाता था कि तू बोलेगी नहीं, चाहे नौकरी कर ले और घर पे आने के बाद फ़ोन नहीं उठा के देखेगी कि ऑफ़िस का कोई फ़ोन आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल नहीं है ऐसा। मेरी आवाज़ बंद हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं सिर्फ़ एक मौन व्रत रख के एक मौत की ज़िंदगी को मैं जीना मंज़ूर कर चुकी थी। तो वो मैं चल रही थी। अगले ही महीने मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो उस प्रेगनेंसी में मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही बेकार निकली। फर्स्ट प्रेगनेंसी जिसमें मेरा बेटा पैदा हुआ उसके बाद। बट उस प्रेगनेंसी में मुझसे बहुत काम करवाया गया। मुझे कोई हेल्प नहीं मिली किसी काम की। मेरे घर पे मैंने पोछे भी लगाए, मैंने घर पे खाना भी बनाया। देन मैं नौकरी पे जाती थी मेट्रो स्टेशन से, मेट्रो से खुद रिक्शा करके आती थी। जैसे ही मेरा बेटा पैदा हुआ, उनको ये खुशी हुई कि लड़का पैदा हो गया है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बच्चा पैदा हो गया, हो सकता है कि एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम शादी को हुआ नहीं था। और एनवायरनमेंट चेंज होगा, बच्चे पैदा होने के बाद लड़का हुआ है, तो हो सकता है कि ये लोग बदल जाएँ।
तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ही बेटा जब वो धीरे-धीरे बड़ा होगा और मेरे पीछे से जब मैं जॉब कर रही हूँ, जब मैं ऑफ़िस जा रही हूँ, वो मेरे ही अगेंस्ट हो जाएगा। तो बेटा पैदा होने के बाद जब उसको छोड़ा, मन नहीं था, उस झूले में, उस पालने में मैं उसको छोड़कर जाती थी और मेरी सास मुझे पीछे से बोलती थी कि देखा छोड़कर जा रही है, खाना तो बना ले पहले। तो ऐसे ताने जो हैं मुझे 3 महीने बाद ही शुरू हो गए मिलने। मेरी कोई प्रेगनेंसी के बाद कोई सेवा नहीं हुई। वो सीएस सेक्शन के बाद भी, सर्जरी के बावजूद भी मैंने ठीक 13वें दिन में किचन में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बोला जाता था कि अब टाइम हो गया, अब तुम किचन में काम करो, क्योंकि अब तुम्हारा आराम करने का टाइम नहीं है। तो मेरे रिश्तेदारों को, मेरे माँ-बाप को मेरे घर नहीं आने दिया जाता था, मेरा कोई रिश्तेदार आज तक मेरे घर नहीं आया। तो उनको लगा कि ये किस तरीके के कैसे माहौल में चली गई है, पर मेरे मदर-फादर, मेरे पेरेंट्स चुप रहे, इसलिए कि लड़की शादी करके चली गई है, तो अब शादी के बाद वही उसका घर है, अब वही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट की ज़िंदगी चल रही थी, उतने में मेरा बेटा जो अब 1 महीने का हुआ, 2 महीने का, वो बढ़ रहा था और वो मेरी सास के हाथों पल रहा था। अब मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सास क्या उसको दिमाग में डाल रही है उस बच्चे के, क्योंकि बच्चा जब कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, उसको जैसा पकाया जाता है वो वैसा ही बनता है। उसी तरीके से उसका पालन पोषण हो रहा था, उसको लाड प्यार में इतना बिगाड़ दिया। उसको मेरे पीछे से ये बोला जाता था जब वो बड़ा हो रहा था कि तेरी माँ में कोई अकल नहीं है, तेरी माँ जो है किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ अपनी नौकरी करती है और तेरा कोई ख्याल नहीं रखती, मैं ही हूँ तेरा सब कुछ और तू ही मेरा बेटा है। तो इस तरीके से उसके दिमाग में वो हेट पैदा करते जा रहे थे, वो हेट मेरे ही बेटे के अगेंस्ट, कि उसको, मैं शाम को ऑफ़िस से घर वापस आती थी तो वो मुझे मारता था और मुझे हैरानी होती थी कि ये मुझे मार क्यों रहा है, मुझे घर में क्यों नहीं घुसने दे रहा। 8 महीने, 1 साल, 2 साल इस तरीके से बढ़ता गया, बच्चा बड़ा हो रहा था और वो घर का माहौल देख रहा था कि किस तरीके से ये नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट और ये वॉयलेंस चल रही है मेरे साथ। मुझे अब्यूज़िव तरीके में बोला जाता था कि तू चुपचाप से काम कर, यहाँ पर तेरा बोलने का कोई हक नहीं है। मेरी कंप्लेंट्स पेपर पे लिखी जाती थी, मेरे ससुर मेरी कंप्लेंट्स लिखते थे, मेरे घर के मेरी सास मेरी कंप्लेंट्स लिखती थी कि कुकर की सीटी अगर 9 बार बज गई है, तो क्यों बजी है? उसकी कंप्लेंट लिखी जाती थी। नमक खाने में ज़्यादा है, उसकी कंप्लेंट लिखी जाती थी। इसने कपड़े जो हैं आज टाइट पहने हैं, उसकी कंप्लेंट लिखी जाती थी और वो कंप्लेंट्स लिख के मेरे फादर को बुलाया जाता था गुरुद्वारे में और वहाँ पर उनकी मेरी कंप्लेंट्स उनको बताई जाती थी कि आज इसने ये किया। 24 घंटे मुझ पर नज़रें रखी जाती थी कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है और मैं, मुझ पे पूरी की पूरी शक की निगाहें, कैरेक्टर असैसिनेशन, किस तरीके से वो माहौल बना दिया जाता था कि मैं वहीं घुट-घुट के जीती रहूँ। तो मेरे फादर को बुला के ये कंप्लेंट्स दिखाई जाती थी कि आज इसने ये किया। तो मेरे फादर चुप हो जाते थे कि हाँ ठीक है, मैं उसको समझा दूँगा। तो उस टाइम पे शायद उन्होंने भी ये डिसीज़न नहीं ले पाए कि ये घर जो है ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है समझा दूँगा। वो मुझे समझाते थे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनकी हिम्मत और बढ़ गई मेरे सास-ससुर की और उन्होंने इस चीज़ को ल हर चीज़ को मुझे दबाव डालना शुरू कर दिया। मेरा बेटा बड़ा हुआ, बड़ा होते-होते उसने ये देखा माहौल कि यहाँ पर एक औरत को डोरमैट समझा जाता है कि जो मर्ज़ी आए बोलो। तो बेटे ने भी वही शुरू कर दिया, जो पति ने किया, जो सास ने किया, जो ससुर ने किया। उसी तरीके से ही बेटे ने वही कहानी शुरू कर दी कि नाश्ते में अगर प्याज़ दिख रहा है तो प्याज़ क्यों है? तो प्लेट फेंक दी। पति को बोला, बेटे ने अपने फादर को बोला कि आज देखो मम्मी ने कैसा बनाया और हँस रहा है। तो डिप्लोमेसी की कहानी जो है वो मेरे सामने शुरू हो गई कि मैं अब किस लायक रही हूँ? क्या मैं इस माहौल में ज़िंदा रह पाऊँगी? तो इस तरीके से चलती गई कहानी। एक दिन बहुत कलेश हुआ घर में। मेरे सास-ससुर ने हम लोगों को घर से निकाल दिया कि बेटा बिगड़ रहा था। हमने कहा कि अगर ये बेटा ज़्यादा बिगड़ गया तो स्कूल कॉलेज कुछ नहीं कर पाएगा। रेंट पर शिफ्ट हो गए, ठीक 5-6 साल बाद शादी के। पर मुझे ये नहीं पता था कि उस रेंट पर शिफ्ट होने के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो जाएगी। उस रेंट पर शिफ्ट होने के बाद ही ठीक 1 महीने बाद मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई और उस प्रेगनेंसी में कोई प्लान नहीं था और वो प्रेगनेंसी मेरे लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था, क्योंकि उस नाइटमेयर ने मेरी पूरी ज़िंदगी को झंझोड़ के रख दिया कि ये मेरे साथ क्या हुआ। वो नाइटमेयर जो था, जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मैं अगले ही महीने मुझे ब्लड की वॉमिटिंग्स हुई। कलर डॉपलर कराने गई ठीक 8 महीने बाद कि टाइम होने वाला है प्रेगनेंसी का। 8 महीने बाद कलर डॉपलर में देखा तो पूरा का पूरा अम्नियोटिक फ्लूइड बॉडी से जा चुका था और बच्ची ब्रीथ कर रही थी, कैसे ब्रीथ कर रही थी ये भगवान ही जानता है।
उसकी सांसें खत्म हो रही थी, तो उन्होंने इमीडिएटली बोला कि आप ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो आप दोनों की जान नहीं बचेगी। और फिर मैं सीधा-सीधी हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगाई कि हम आपसे पेपर साइन करवाते हैं कि या तो माँ बचेगी या बच्ची, क्योंकि इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा खतरा है। ऑपरेशन 1 घंटे बाद उन्होंने शुरू किया ऑक्सीजन देने के। ऑपरेशन के तुरंत बाद मेरी बेटी पैदा हुई। मुझे उसके रोने की आवाज़ आई थी, बट वो रोने की आवाज़ जो थी, वो मुझसे उसी टाइम छीन ली गई, क्योंकि मेरी बेटी को इमीडिएटली में शिफ्ट कर दिया गया कि इसको अब वेंटिलेटर पे डाल दो, कि अगर ये बच्ची बचेगी तो अब आपकी उसके ऊपर है, भगवान के ऊपर है, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। वेंटिलेटर पे मैं पहुंची जब मुझे तीसरे दिन ये पता चला कि बच्ची जो है वेंटिलेटर पर है में, और ये मुझे किसी ने उस टाइम 2 दिन तक नहीं बताया था। जैसे ही तीसरे दिन मेरी सीएस सेक्शन के बाद मुझे वेंटिलेटर पे मैंने जब अपनी बच्ची को देखा, तो मेरे हाथ काँप गए, मेरी आँखों से आँसू निकल रहे थे कि ये क्या हुआ? एक इतना बड़ा तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में, ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ों के बाद, इतनी दिक्कतों के बाद, इतनी शादी की, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज भगवान फिर से मेरे साथ ये इस तरीके का बदला, क्या है ये? क्यों मेरे को ऐसी बच्ची दी जो मैं दिन-रात उसको पालूँगी भी, तो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो बचेगी या नहीं बचेगी, और क्या उसने सोच के मुझे ये बच्ची दी है। तो मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, पूरी की पूरी ट्रॉमा में जा चुकी थी। और फिर उसके बाद बच्ची जो है 21 दिन बाद आँख खोलती है। वहाँ पर जितने में बच्चे थे वो सब मेरे सामने जा चुके थे। उसमें से कोई नहीं बचा था, क्योंकि वो उस सिचुएशन में थे जिस सिचुएशन में बच्चे जो हैं बहुत मुश्किल से वापस आ पाते हैं। मेरी बेटी को जब 21 दिन बाद होश आया, उसने मुझे देखा एक आँख खोलकर कि ये मेरी माँ है, ये मेरा इंतज़ार कर रही है। ये वॉरियर चाइल्ड मेरे पास आई और उसने मेरे को देखा। मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्ची जो पैदा हुई है, उसको ब्रेन हैमरेज हुआ है, कि उसके बाद उसकी कंडीशन क्या होगी। वो कंडीशन जो थी, जब मेरे को हॉस्पिटल में उस डॉक्टर ने सर्टिफ़िकेट दिया कि आपकी बच्ची तो कभी उठ ही नहीं सकती, आपकी बच्ची तो 100% डिसेबल्ड है। तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी, मुझे ऐसा लगा कि ख़त्म हो चुकी है। सो फिर उसको मैं लेकर आई अपने घर। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दिन बोला कि मर्सी किलिंग करा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये इंसान नहीं है, ये हैवान है। इसने मर्सी किलिंग का नाम लिया है, कि जो मर्सी किलिंग होती है कि बच्चे को मरवा देना ताकि किसी को पता ना चले और वो आराम से शांति की मौत जी सके। तो शायद ये इंसानियत जो है वो इंसान लोग भूल जाते हैं और खुले घूम रहे होते हैं तब भी। और उसके बावजूद भी इतना बोलने के बाद क्या उनके अंदर दिल नहीं है? क्या उनके अंदर खून नहीं है कि वो अपना बच्चा पैदा करने के बावजूद भी कहते हैं कि मरवा देंगे? तो ऐसे इंसानों पर लानत है। और मुझे चिकन पॉक्स हो गया। इतना सीवियर चिकन पॉक्स हुआ कि वो मेरा इंटरनली और एक्सटर्नली मेरा पूरा का पूरा शरीर जल रहा था। पूरा का पूरा ब्रूजेस हो गए थे और 6 दिन के लिए मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया, ठीक 2019 में। और जब मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया, मैं बेहोश थी बिल्कुल। छठे दिन मेरा हस्बैंड मेरे सामने आया कि अभी भी तूने घर चलना है, तेरे पास मौका है, चलना है तो चल, नहीं तो दोबारा नहीं पूछूँगा। उसी छठे दिन मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई, इतनी शक्ति आ गई, वो दुर्गा का रूप आया। आई सेड टू माय हस्बैंड, गेट लॉस्ट, यहाँ से दफ़ा हो जा और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइयो मुझे ज़िंदगी में, क्योंकि मैं तुझे कभी देखना भी नहीं चाहती। तू मेरी माफ़ी के भी लायक नहीं है। वो वहाँ से अपने बेटे को लेके चला गया। और उसके बाद जब मैंने एक नए घर में शिफ्ट हुई, अपनी बेटी के साथ मैंने एक रेंटेड हाउस लिया, जिसका नाम मैंने रखा गुरु कृपा। तो वो ज़िंदगी एक पुनर्जन्म के रूप में इस तरीके से आई। और फिर एक नई कहानी जो मैंने लोगों को बोली, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इसको शस्त्र तू। इस तरीके से मैंने बहुत सारी वुमेन को इंस्पायर करते करते एक नई जर्नी के साथ मैंने आगे उनको खड़ा कर दिया, जो सेल्फ एस्टीम से बहुत नीचे थी,
जिनका कॉन्फिडेंस टूट चुका था, जिनके अंदर हिम्मत टूट चुकी थी, और फिर उनको मैंने खड़ा किया एक इंस्पायरिंग वुमन की तरह से। 2021 से लेके 24 तक मैंने ये जर्नी करी, जिसमें मैंने पीएचडी अब मैं कर रही हूँ साइकोलॉजी में, और बहुत सारे मैंने अल्कोहलिक लोगों के भी मैंने हेल्प किए। उसके बाद जर्नी शुरू हुई सुरताज की, जो एक स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, औरत इस दुनिया की जननी होती है, उसी के गर्भ में सारा संसार बसा है, आप ही के कोख से आदमी निकला है, और आप अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि आपकी जो ताकत है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अगर अपनी ताकत को पहचान लिया तो आप दुनिया को जीत गए। जब मैं कर सकती हूँ, वो भी 100% स्पेशल चाइल्ड के साथ, तो आप भी कर सकते हो। आपको भी करना चाहिए। अगर शादी को अगर आप मंदिर समझे, जहाँ इज्जत ना हो, जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, तो उसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर होता है, और ये टॉक्सिसिटी एक ऐसी कैंसर की तरह है जो एक बार अगर फैल जाए तो पूरा शरीर खराब कर देती है। तो ये आपको देखना है कि आपको कैंसर को पालना है या कैंसर को काट के खत्म करना है। मैं जोश टॉक्स आशा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मुझे ये मंच दिया है अपनी बात को कहने का, अपनी कहानी को जाहिर करने का आप सभी के सामने, और इनके प्रति मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज मुझे ये मंच मिला है, और मैं आप सभी को इंस्पायर कर रही हूँ, और ऐसे ही आप सभी को ये मंच मिले जहाँ पर आपकी कहानी भी इस मंच पर आए और आप बहुत आगे बढ़ें।